हेलो एवरीवन, डाइस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाइस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस। जो डाइस होती है उसकी टू टाइप्स होती हैं। एक तो होती है स्टैंडर्ड डाइस, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और सेकंड होती है ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है कि जो आपके पास डाइस होगी उसके अपोजिट फेसिस का सम 7 होगा। जैसे कि इनमें से कोई भी एक डाइस उठा लें, ठीक है, और उनमें किसी का भी उनके फेसिस को अगर हम देखेंगे कि क्या उनमें से किसी का भी अपोजिट फेस का सम 7 है, या हम और क्या बोल सकते हैं कि क्या उनके एडजेसेंट फेसिस का सम 7 है। एक होता है अपोजिट फेसिस का सम 7 होना और एक होता है एडजेसेंट फेसिस का सम 7 होना। वो दोनों ही एक ऑर्डिनरी डाइस होती है और एक स्टैंडर्ड डाइस होती है, उन दोनों में से। लेकिन किसके तो अपोजिट फेसिस का सम 7 होगा वो हम कैसे पहचानेंगे, और किसके ऑर्डिनरी फेसिस का सम 7 होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि अपोजिट फेसिस का सम 7 होता है। क्या होता है? अपोजिट फेसिस का सम 7 होना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए, लेकिन हम कंफर्म कैसे करें कि 2 के अपोजिट 5 ही होगा तो ही ये स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन है कि ऑर्डिनरी जो डाइस होती है उसमें एडजेसेंट फेसिस का सम 7 होता है। जो 3 फेसिस हमें डाइस के दिखाई देते हैं उसमें जो कोई भी 2 फेस, उन तीनों फेस में से कोई भी 2 फेस का अगर सम 7 हो जाए तो वो ऑर्डिनरी डाइस है, एडजेसेंट। ओके, और अगर ऐसा है तो फिर वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। समझ रहे हो? अगर अगर 2 फेसिस हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी 2 का सम 7 हो जाए जो हमें दिखाई दे रहे हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ लगे हुए। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीनों नंबर हमें दिखाई देते हैं उनमें से कोई भी 2 को मिलाकर सम 7 नहीं हो रहा। ना 3 और 1 को मिलाकर सम 7 होता है, ना 2 और 3 को मिलाकर सम 7 होता है, ना 2 और 1 को मिलाकर सम 7 होता है। नहीं हो रहा, एडजेसेंट फेसिस का सम 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड डाइस है। इसका मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो फिर इसमें कन्फर्म क्या मिलेगा? अपोजिट फेसिस का सम 7 मिलेगा। अपोजिट फेसिस का सम 7 मिलेगा। अब हम कंफर्म कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट 5 ही होगा, 1 के अपोजिट 6 ही होगा, 3 के अपोजिट 4 ही होगा। ये से 1 to 6 नंबर ये इस पर डाइस के अंदर यूज होते हैं। चाहे तो 1 to 6 नंबर हो, चाहे कोई सिंबल हो, चाहे कोई कलर हो, ओके, और चाहे कोई भी डॉट्स हो। डॉट्स भी नंबरिंग में ही होती है, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर अभी हम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन में एक ही चीज अप्लाई होती है कि अगर उनके अपोजिट फेसिस का सम 7 है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। पहचानेंगे कैसे? फिर उसमें एडजेसेंट फेसिस का सम 7 नहीं होगा। सेकेंडली, अगर ऑर्डिनरी डाइस है तो उसको कैसे पहचानेंगे? अब ये तो स्टैंडर्ड डाइस हो गई, ये तो क्या होगी? स्टैंडर्ड डाइस होगी, क्योंकि इसमें किसी भी एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं है, तो वो क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। अगर इसमें से किसी भी एडजेसेंट फेस का सम 7 होता तो वो क्या होती? ऑर्डिनरी डाइस होती। फिर स्टैंडर्ड डाइस में हम कंफर्म आंसर दे सकते हैं कि 2 के अपोजिट 5 ही होगा। इसमें अगर हमसे 2 का अपोजिट पूछा जाए तो उसका आंसर 5 ही होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है और स्टैंडर्ड डाइस कंफर्म आंसर बताती है। 3 के अपोजिट 4 ही होगा, क्योंकि 3 और 4 को ही मिलाकर सम 7 होता है 1 to 6 की काउंटिंग में। 1 के अपोजिट 6 ही होगा, या 6 के अपोजिट 1 ही होगा। ये जो 3 नंबर्स हैं, ये 6 नंबर वैसे तो, लेकिन पेयर 3 बन गए, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कब? जब केस होगा स्टैंडर्ड डाइस का, इस टाइप से। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी डाइस। अब ऑर्डिनरी डाइस इसमें से कौन है? अगर हम इसको उठाएं तो ये हमें ऑर्डिनरी डाइस दिखाई दे रही है। क्या बोला था मैंने? जिस भी डाइस के एडजेसेंट फेसिस का सम 7 हो वो क्या होगी? ऑर्डिनरी डाइस। एडजेसेंट मीन्स साथ दिखाई देने वाले। ये 3 फेस हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ओके, कोई भी 3D शेप के हम 3 फेस हम एक साथ दिखाई दे सकते हैं, या एक साथ ही दिखाई देते हैं कोई भी 3D शेप के। तो डाइस क्या होती है? 3D शेप ही होती है। इसमें देखो 3 और 4 को मिलाकर सम 7 हो रहा है, 2 और 3 को मिलाकर तो नहीं होता। लेकिन हमें तो किसी भी एक पेयर को उठाना है, इन तीनों में से कोई भी एक पेयर बनाना है। इन तीनों नंबर में से किन्हीं भी 2 का एक ऐसा पेयर बनाना है। अगर बनता है तो, अगर डाइस के अंदर वो नंबर इस टाइप से गिवन है तो कि एडजेसेंट फेसिस का सम 7 होता है। ठीक है, तो इनमें एडजेसेंट फेसिस का सम 7
हो रहा है, इन दोनों का नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों का नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों का है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डिनरी डाइस है हमारे पास। फिर इसमें ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी कि यहाँ पर अपोजिट फेसिस का सम 7 नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो टॉप पर अगर 4 है तो बॉटम में हम 3 को नहीं रख सकते, क्योंकि 3 तो इसके एडजेसेंट आया हुआ है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी डाइस है। 2 अगर फ्रंट में है, ओके, तो बैक पर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है आइदर, क्योंकि हमें क्या पता चला कि ये ऑर्डिनरी डाइस है, और ऑर्डिनरी डाइस में अपोजिट फेसिस का सम 7 नहीं होता, एडजेसेंट फेसिस का सम 7 होता है, और इसमें अपोजिट फेसिस का सम 7 होता है, एडजेसेंट का सम 7 नहीं होता। तो अब क्या होता है कि स्टैंडर्ड डाइस कन्फर्म आंसर बताती है, ऑर्डिनरी डाइस जो है आइदर और में आंसर बताती है, कन्फर्म आंसर नहीं देती है। जैसे कि हम इसे पूछ लिया जाइए कि बताइए अपोजिट ऑफ 4 बताइए आप। अपोजिट ऑफ 4 हम कुछ भी बता सकते हैं, किसको छोड़कर, 3 और 2 को छोड़कर। क्यों, क्योंकि साथ दिखाई देने वाले नंबर्स कभी भी अपोजिट में आंसर नहीं बनेंगे। ना तो 3 अपोजिट हो सकता है 4 के, ना ही 2 अपोजिट हो सकता है 4 के, क्योंकि इसके एडजेसेंट है। इसके साथ जो बचे हुए बाकी नंबर्स है वो 4 के अपोजिट हो सकते हैं। कि 4 के आंसर में क्या आ सकता है, आइदर हमारे पास 1 हो सकता है, क्योंकि 1 यहाँ पर विजिबल नहीं है। 2 है तो 2 नहीं होगा, 6 हो सकता है और 5 हो सकता है। ऑर्डिनरी जो डाइस है ना वो 3 नंबर्स में ही अपना आंसर बताती है। ऐसे ही अगर 2 के अपोजिट बता दिया जाए तो 3 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। ठीक है, 3 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, फिर क्या होंगे, ये तीनों नंबर ही आइदर और में 2 के अपोजिट कोई भी एक नंबर हो सकता है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन में 3 के 3 नंबर्स तो देगा नहीं, और 3 नंबर देगा तो फिर वो आइदर लगाएगा, वहाँ पर हर ऑप्शन के साथ लगाएगा कि आइदर 1 1 6 5 या फिर 1 या 2। तो सिंगल नंबर में जो भी हमारा आंसर होगा वो तो हम कंफर्म कह नहीं सकते, लेकिन जो आइदर में ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ऑर्डिनरी डाइस की को कैसे पहचाने और स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचाने। ये कब काम आता है, जब हमारा क्वेश्चन आए सिंगल डाइस बेस। सिंगल डाइस पर अगर हमारा क्वेश्चन आए तो वो इसलिए हमें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि हम पहचाने कैसे कि डाइस कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो अभी आप इतना ही रखिए। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल अप होता जाएगा आगे फिर हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है। ओके, यहाँ ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। ये कम्प्लीटली क्वेश्चन है 4 डाइस का, और ये 3 डाइस का, और ये 2 डाइस का। अब अगर 2 डाइस के क्वेश्चन की ही हम बात करें, पहले 2 डाइस से स्टार्ट कर लेते, फिर 3 पर जाएंगे, फिर 4 पर जाएंगे। ओके, वैसे तो इजी है, तीनों ही टाइप इजी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर 2 डाइस हो हमारे पास और उस पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स गिवन हो तो क्या करेंगे कि हम देख लेंगे कौन सा नंबर इनमें कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है। देखिए, क्या 5 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या 2 भी कॉमन है, नहीं है। 4 कॉमन है, नहीं। फिर यहाँ पर 3 है तो 3 भी नहीं है, 1 है तो 1 भी नहीं है। तो हमें क्या पता चला कि एक ही नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, और वो कौन है, 5 डॉट। डॉट देख लीजिए आप, डॉट लगी हुई है, 5 डॉट। 5 डॉट्स कॉमन है, तो कॉमन जो नंबर है ना उसको एक साथ लिख दीजिए कि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। अब क्या करेंगे, कॉमन नंबर से हमें क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, 5 3 1, 5 3 1, तो 5 3 1। ठीक है, इसका 5 कहाँ है, टॉप पर, तो 5 2 4, क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 2 4, 5 2 4। ओके, अब इनमें क्या हो गया कि जो नंबर एक दूसरे के नीचे आए हुए हैं ये इन्हीं के आंसर है। क्या अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अपोजिट ऑफ 1 तो आप 4 कहेंगे कि 4 हमारा आंसर होगा। अपोजिट ऑफ 4 पूछा जाए तो 1 हमारा आंसर बनेगा। अपोजिट ऑफ 3 पूछा जाए तो 2 हमारा आंसर होगा, और अपोजिट ऑफ 2 पूछा जाए तो 3 हमारा आंसर होगा। अब बात आती है, अगर अपोजिट ऑफ 5 पूछा जाए तो क्या हमारा आंसर होगा। तो अपोजिट ऑफ 5 अगर पूछा जाए तो जो नंबर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, काउंटिंग में 1 to 6 तक की काउंटिंग यूज होती है डाइस के अंदर, तो कौन सा नंबर जो है हमें इन दोनों डाइस में नहीं दिखाई दे रहा है वो ही नंबर अपोजिट होगा किसके, कॉमन नंबर के। तो 6 जो है वो 5 के अपोजिट होगा। या आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अपोजिट ऑफ 6 क्या होगा, तो आप ये सोचने लग जाएंगे कि 6 तो इसमें है ही नहीं, हम कैसे फाइंड करें।
तो इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि उस नंबर के अपोजिट बताइए जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस नंबर के अपोजिट कन्फर्म वही नंबर आएगा कि जो 2 टाइम्स यहाँ पर यूज हुआ है। ये डाइस एक ही है, इसको टर्न करके इसकी दूसरी साइड दिखाई गई है आपको। ओके, उसके बाद अगर बात करें 3 डाइस की, 3 डाइस के आंसर्स को फाइंड करने के लिए क्या मेथड होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी क्या देखेंगे, या आप एडजेसेंट भी देख सकते हैं और आप इसके अपोजिट भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर एडजेसेंट देखें तो किसका अपोजिट पूछा है, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें किसके अपोजिट बताना है, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में पूछा गया अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट ऑफ 3 हमें बताना है, अपोजिट ऑफ 3। अपोजिट ऑफ हमें 3 बताना है, इसमें कि 3 के अपोजिट क्या होगा। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि जो जो नंबर साथ दिखाई देंगे वो आपस में एक दूसरे के आंसर्स नहीं हो सकते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या मिला कि अपोजिट ऑफ 3 वो नंबर नहीं होंगे 3 का आंसर जो यहाँ पर 3 के साथ आए हुए हैं, है ना। 3 के साथ 1 हमें दिखाई दे रहा है, 3 के साथ 2 हमें दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेट क्या होगा, 1 और 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 यहाँ पर भी है, 3 के साथ हमें 5 भी दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 1 कट हो गया ना, तो यहाँ ऑल्सो 1 कट हो जाएगा, तो क्या होगा, 5 भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 के साथ हमें 4 भी दिखाई दे रहा है, तो 3 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसका एडजेसेंट आया हुआ है। अब बचा कौन सा नंबर जो 3 का आंसर हो सकता है, तो आपको पता है 1 2 3 तो ऑलरेडी पूछा ही है, 4 और 5 सारे नंबर हो गए, बचा कौन, 6। तो 3 के अपोजिट जो है कन्फर्म क्या होगा, 6 आपका आंसर होगा। 3 के अपोजिट 6 ही आएगा। अब आप कहोगे इतना इजीली कैसे पता लग गया, इतना इजीली ऐसे पता लग गया क्योंकि एडजेसेंट नंबर्स कभी भी अपोजिट नहीं होते हैं, ठीक है, और कभी भी जो अपोजिट नंबर आता है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं आएगा। अब मैंने कहा है कि अपोजिट ऑफ 3 6 होगा, कभी कहीं भी आप 3 के साथ 6 को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर ओनली इसी क्वेश्चन की बात हो रही है। ओके, अब इसमें अगर आप इसको वेरीफाई भी करें कि हमें तो डाउट है, इसको हम क्लियर कैसे करें, तो क्या करेंगे, हम 2 डाइस उठाएंगे और उनके अंदर कंपैरिजन करवा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था। कैसे, क्लॉकवाइज कंपैरिजन, इन दोनों को उठाएंगे, क्लॉकवाइज कंपैरिजन करेंगे। अपोजिट ऑफ 3 पूछा है ना, उसको साइड में रखिए, आप ये देखिए कॉमन नंबर कौन सा है। अगर जो पूछा गया वही कॉमन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई अदर भी कॉमन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों में क्या है, 3 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। 1 नंबर भी कॉमन हो सकता है, 2 नंबर भी कॉमन हो सकते हैं, ऐसे 3 के 3 कॉमन नहीं होंगे। ओके, तो क्या हो गए, इन दोनों में हमें 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जो कॉमन है ना उसको उसके नीचे ही लिख देंगे, उसमें हमें कुछ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है। और जो बच गए ना वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो क्या बचे, 2 और 5, तो 5 के अपोजिट 2 आ गया, ये हमारे पास आंसर यहाँ पर क्लियर निकल के आ गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करवाएंगे, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें तो 3 कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, सेकंड नंबर कोई कॉमन ही नहीं है, तो 3 कॉमन है तो इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे। जब एक ही नंबर कॉमन होता है ना तो क्लॉकवाइज चलते हैं, और 2 नंबर कॉमन होते हैं तो दोनों तो हट ही जाते हैं, बचा जो थर्ड पेयर वो एक दूसरे के अपोजिट आंसर बन ही जाएगा, ठीक है। और ऐसे केस में अगर इन दोनों के अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, मैं आपका साथ के साथ बेस भी क्लियर कर रही हूँ, मैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ साथ, ओके। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन ओनली 1 मिनट का भी नहीं था, हम इसको कर चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या होगा, अगर इनके अपोजिट आपसे पूछ ले, 2 ही डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इनके अपोजिट पूछ लिया जाए, इन दोनों का आंसर क्या बनेगा, आइदर और में, ठीक है, क्योंकि 2 ही नंबर कॉमन है, तो 2 ही नंबर ऐसे बचे हैं ना जो अभी तक इन दोनों में नहीं यूज हुए हैं। कौन कौन नहीं यूज हुए, 3 तो हो चुका, 4 नहीं हो चुका है, और 4 नहीं है और 6 नहीं है, तो इन दोनों का आंसर ये दोनों ही नंबर बन सकते हैं कि आइदर 4 और 6 1 के भी अपोजिट हो सकता है, आइदर 4 और 6 3 के भी अपोजिट हो सकता है। चलिए बात करते हैं, ये तो हमारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई थी, इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। तो इन दोनों का कंपैरिजन हमने करवा लिया, अब क्या होगा, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है, तो 3 कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि एक ही नंबर कॉमन है, 3 5 1, इसका क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगा, ये वाला 3 5 1। नेक्स्ट यहाँ से उठाएंगे 3 2 4, 3 2 4,
अब एक बात आप देखिए कि 5 के अपोजिट ये भी आंसर ठीक है और 5 के अपोजिट ये आंसर भी ठीक है, इसका मतलब क्लियर है कि आंसर तो एक ही मिलेगा। ठीक है, अब ये दूसरी बात और क्या बता रहा है कि 4 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 1 है। यहाँ ये चीज़ क्लियर नहीं थी, यहाँ ये चीज़ क्लियर है कि 4 के अपोजिट 1 है। अब बचा कौन 6, और कौन सा नंबर यूज नहीं हुआ, बचा कौन 6, जो है 3 के अपोजिट होने की संभावना है, या अपोजिट इसी के है, 3 के अपोजिट 6 ही होगा। इस पेयर से हमें ये बात कंफर्म पता चल रही है। ठीक है, फिर एक और चीज़ बचती है, आप इन दोनों का कंपैरिजन भी करवा सकते हैं। अभी तो आपने इनका करवाया, फिर आपने इनका करवाया, और आप इनका भी जब करवाएंगे ना तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा, तो भी आंसर इसका 6 ही आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 1 मिनट के लिए करके भी दिखा देती हूँ। इन दोनों में कौन कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 4 और 1 बचा है। तो जो दो नंबर्स कॉमन जब भी होते हैं किसी भी केस में, तो उनको एज इट इज लिख देते हैं, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, और 1 और क्या बचा हमारे पास 4, और 1 और 4 हमारे पास ये भी आंसर निकल के आ रहे हैं, 1 और 4 यहाँ भी आंसर निकल के आ रहे हैं। यहाँ 4 होने की पॉसिबिलिटी थी, ये आंसर यहाँ क्लियर है, ये आंसर यहाँ भी क्लियर है। अब बचा कौन हमारा 3, जिसका आंसर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब तो क्लियर है ना, यहाँ पर भी पता चल रहा है वो चीज़, और यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी बन रही है, जो इसमें बन रही है वही पॉसिबिलिटी यहाँ भी बन रही है। समझ रहे हो? आप क्या कहोगे कि आप कि अब यहाँ क्या बचा, 6 और 5 ही बचा है। 2 का तो आंसर 5 हम निकाल ही चुके पहले, बचा कौन 6, तो 6 किसके अपोजिट, 3 के अपोजिट ही मिलेगा, तो जो 3 का आंसर है वो 6 है। तो आप क्या कर सकते हैं, सभी का एडजेसेंट देखकर, जो नंबर पूछा गया है उसका एडजेसेंट देखकर भी आंसर निकाल सकते हैं, और फिर भी अगर आपके पास 2 नंबर में आंसर आ रहे हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट इनका 2 का उठाकर कंपैरिजन करवा लेंगे, उससे आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे 4 डाइस की। सेकेंड डाइस से 2 डाइस वाले क्वेश्चन से लेकर और 4 डाइस तक के क्वेश्चंस में आपको ओनली एक ही मेथड देखना है, या तो आप एडजेसेंट फाइंड कर लीजिए सबसे पहले, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वही, या तो आप ये समझ लीजिए पूरा ही क्वेश्चन कई बार इतना सिंपल हो जाता है कि एडजेसेंट ही सारे हो जाते हैं, फिर हमारे पास एक ही नंबर निकल के आता है आंसर, जैसे इस केस में हुआ 3 के एडजेसेंट थे, बाकी बचे हुए सारे 6 को छोड़कर। ऐसा ही होता है मोस्टली नॉर्मल क्वेश्चंस में। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाए तो उसमें 2 नंबर आंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि हम कंपैरिजन करवा लें, सबसे अच्छा सिस्टम है। अब एडजेसेंट देख लेंगे, किसका आंसर पूछा है, पहले तो हम ये देख लें। तो हमारे पास आंसर पूछा है कि हमें बताना है 4 का अपोजिट। किसका अपोजिट बताना है, 4 का अपोजिट। ये मेरे आप ये मत सोचिए कि ये मैंने खुद से ही बनाए, नहीं, बुक के ही क्वेश्चन हैं, और अच्छी बुक से क्वेश्चन है, जो RS अग्रवाल होती है उस बुक से क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्वेश्चन नॉर्मल ही उठाए हैं, क्योंकि फर्स्ट ही क्लास में अगर इतने टिपिकल क्वेश्चन करवा दिए जाएं तो ठीक नहीं है, पहले बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बेसिक बातें भी मैंने आपके साथ शेयर की, और 1 डाइस वाला क्वेश्चन भी आता है, उसको भी हम देख लेंगे। वैसे तो मैंने आपको 1 डाइस का सबसे पहले ही आपको स्टैंडर्ड बता दिया, ऑर्डिनरी बता दिया। अगर आपको स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी दोनों फाइंड करने आ गए ना, तो आप 1 डाइस के क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अपोजिट ऑफ 4 बताना है हमें क्या बताना है, आंसर में क्या बताना है, अपोजिट ऑफ 4 बताना है। तो हम 4 के एडजेसेंट देख लेंगे, किसके एडजेसेंट, एडजेसेंट ऑफ 4 ये फाइंड कर लेंगे। तो 4 का एडजेसेंट 3 और 2 है, तो 3 और 2 तो आंसर बन नहीं सकता 4 का। 4 के साथ हमें 5 भी दिखाई दे रहा है, ये भी आंसर नहीं बन सकता। यहाँ 4 है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी 4 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 4 का एडजेसेंट कैसे बताएं, क्योंकि 4 ही यूज़ नहीं हुआ, जो हमें 3 नंबर्स दिखाई दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास क्या हो गया कि कितने नंबर्स बच गए, एक तो 1 बच गया, क्या अपोजिट ऑफ 4 होने की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 1 हो सकता है, या तो हमारे पास 6 बच गया, 6 हो सकता है। ये कंडीशन क्रिएट हो गई, क्योंकि कहीं भी एडजेसेंट से ये दोनों चीज़ें कट नहीं हो रही, दिखाई दे रहे, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे ना। 4 के साथ 3 और 2 है, 4 के साथ 5 है, ठीक है, 3 हम ऑलरेडी ले चुके थे, अब आगे 4 ही यूज़ नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर 2 नंबर है तो हमें यहीं नहीं रुक जाना है, हमें एक नंबर को चूज़ करना है। वो कैसे करेंगे, फटाफट इनका कंपैरिजन करवा लेंगे। इन दोनों के कंपैरिजन में देखेंगे कॉमन नंबर कौन है, 4 भी है और 3 भी है।
4 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, बचा कौन 2 और 5। अब इससे हमें पता चल रहा है कि 5 का जो आंसर है वो 2 होने की पॉसिबिलिटी है। आगे कंफर्म हो जाएगा। इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 और 5। तो 3 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट नहीं, इसके जस्ट नीचे लिख देंगे 3 और 5 हो गया, और 4 और 1 यहाँ ये आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर का आंसर मिल गया, 1 नंबर और बचा है। फिर इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे, इन दोनों का हो चुका है, इन दोनों का भी हो चुका, अब इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे। क्या है इन दोनों में कॉमन, 3 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है और 1 भी दिखाई दे रहा है। अब क्या बच गया, 5 और 2। तो 5 के अपोजिट 2 होने की पॉसिबिलिटी यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, तो कन्फर्म हो गया कि 5 का आंसर 2 ही बनेगा। बचा कौन, 4 का भी आंसर क्लियर है। अब आगे भी आप कंपैरिजन करवा सकते हैं, लेकिन इतना क्वेश्चन को क्यों खींचना जब हमें पता ही चल गया। क्या पता चल गया, 5 के अपोजिट अगर 2 आ रहा है, 5 के अपोजिट 2 आ रहा है, 4 के अपोजिट अगर 1 आ रहा है, तो फिर हमारे पास पूछा क्या है, 4 के अपोजिट 1, तो 1 हमारा आंसर एकदम क्लियर हो गया। 1 क्या हो गया हमारा आंसर, यहाँ से 6 हट जाएगा। 6 फिर बचे हुए के अपोजिट आएगा, कौन बचा है, 5 का आंसर हो गया 2, 5 और 2 का कम पेयर बन गया, 1 और 4 का बन गया, तो 3 और 6 का जरूर बनेगा। मैं वेरीफाई करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ तो आइदर और की कंडीशन बन रही है 3 के साथ, क्योंकि 2 नंबर है, लेकिन यहाँ भी कट हो रहा है। 1 का आंसर मैच हो गया तो कट हो गया ना, अब कौन बचा, 3 ही बचा, तो 3 के अपोजिट 6 ही आएगा। तो यहाँ पर 4 का अपोजिट कौन था, 1, तो हमारा क्या आ गया आंसर 1। ये क्या है, हमारे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है डाइस के। और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप ये मान लीजिए कि इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस बेस होते हैं, और ज़्यादा जो हार्ड होते हैं इतने हार्ड तो नहीं आते। हार्ड क्वेश्चंस जो है बहुत ही अपर लेवल पे आते हैं, बाकी तो नॉर्मल में ही चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। इस बेस के जो क्वेश्चन हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ आए होंगे। बाकी जो लेवल अब हम डाइस का क्या करेंगे, अब करेंगे जो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।